कैपकट वीडियो एडिटिंग को आसान बना देता है, चाहे आपने पहले कभी एडिटिंग न की हो। लेकिन इसमें इतने सारे शानदार टूल्स और फीचर्स भरे हुए हैं, तो शुरुआत कहां से करें? यह वीडियो आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा और कैपकट के बारे में वह सब कुछ सिखाएगा जो आपको जानना चाहिए, वह भी स्टेप बाय स्टेप। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, आपकी फुटेज को इंपोर्ट और ट्रिम करने से, फिर पूरी एडिटिंग वर्कफ्लो के साथ ट्रांजिशन, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स जोड़ने तक। हम कैप्शन जोड़ेंगे और आपके ऑडियो व विजुअल्स दोनों को बारीकी से ट्यून करेंगे। हम कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे की फ्रेमिंग और कलर करेक्शन। आप कैपकट के पावरफुल एआई टूल्स का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, जैसे टेक्स्ट बेस्ड वीडियो एडिटिंग, एआई वीडियो जनरेशन और यहाँ तक कि सिर्फ एक क्लिक में अपने वीडियो का बैकग्राउंड हटाना। और इस दौरान आप एडिटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे। मैं कैलिब हूं, एक वीडियो एडिटर जिसके पास 10 साल से ज्यादा अनुभव है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो के अंत तक कैपकट से प्रोफेशनल की तरह वीडियो एडिट करना कैसे सीखें। शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए लिंक पर क्लिक करें, वहां कैपकट के लिए साइन अप करें और सबसे अच्छा ऑफर पाएं। अगर आपके पास पहले से कैपकट इंस्टॉल है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए टाइम स्टैम्प से सीधे अगले चैप्टर पर जा सकते हैं। अगर नहीं, तो अभी गेट प्रो पर क्लिक करें। यहां आप अपनी पसंदीदा विधि से साइन अप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और अपना ईमेल पता दर्ज करूंगा और जारी रखें पर क्लिक करूंगा। आगे बढ़ें, अपना पासवर्ड डालें और साइन अप पर क्लिक करें। यह आपसे कुछ और व्यक्तिगत जानकारी मांगेगा, बस वह जानकारी भर दें और मैं आपको अगले स्टेप पर मिलूंगा। एक बार जब आप अपना ईमेल पता वेरीफाई कर लें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर दें, तो ओपन कैपकट पर क्लिक करें। इसके बाद आप वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। अगर आप अपना अकाउंट कैपकट प्रो में अपग्रेड करते हैं, तो आपको कैपकट की सभी एआई एडिटिंग फीचर्स, उनके सारे टेम्पलेट्स और एसेट्स और 100 गीगाबाइट क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। मैं इस वीडियो में कुछ प्रो फीचर्स का इस्तेमाल करूंगा और अभी एक एक्टिव डील चल रही है जिसमें आपको कैपकट प्रो के 7 दिन फ्री में मिल सकते हैं। तो अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं, तो बस गेट प्रो पर क्लिक करें और वहां साइन अप प्रक्रिया पूरी करें। और उसके बाद आप यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे ताकि कैपकट का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकें। एक वेब एडिटर भी है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन काफी बेहतर है। तो चलिए डाउनलोड कैपकट डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और यहां इंस्टॉलर को रन करें। आगे बढ़ें और इंस्टॉलर को रन करें ताकि कैपकट डेस्कटॉप ऐप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाए, और मैं आपको अगले स्टेप पर मिलूंगा। अपने वीडियो को एडिट करना शुरू करने के लिए हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा, और आप यहां ऊपर दिख रहे इस बड़े नीले क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं और अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। जो आप यहां देख रहे हैं वह कैपकट का मुख्य इंटरफेस है। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो हर बार आपको यही स्क्रीन दिखाई देगी। तो चलिए अब हम यहां जो कुछ भी देख रहे हैं उससे अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। स्क्रीन के बाईं ओर से शुरू करते हैं। यहां आप अपनी फुटेज इंपोर्ट करेंगे। आप अपनी फाइल्स को यहां ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इस बटन पर क्लिक करके अपनी फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहां ऊपर कुछ टैब्स भी देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इन्हें वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। अगला पैनल यहां बीच में है और यह हमारा प्लेयर है। जब हम अपने एडिट किए गए वीडियो का प्रीव्यू देखेंगे, तो वह यहीं पर चलेगा। और अगला पैनल जो हमारे पास है वह डिटेल्स पैनल है। यहां आप अपने वीडियो और फोटो फाइल्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नाम, फाइल लोकेशन, एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। और अंत में यहां स्क्रीन के नीचे की ओर हमारे पास टाइमलाइन है, और यहीं पर लगभग सारा वीडियो एडिटिंग का काम होने वाला है। यहीं पर आप अपनी फुटेज को ट्रिम करेंगे, बी रोल, क्लिप्स, म्यूजिक, इफेक्ट्स जोड़ेंगे। लगभग हर एक एडिट यहीं पर किया जाएगा। चूंकि हम लेआउट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही त्वरित टिप है। अगर आप इस लेआउट का रूप बदलना चाहते हैं या गलती से कुछ हिला दिया हो, तो लेआउट को रीसेट करना चाहते हैं, तो ऊपर दाईं ओर जाएं और इस बटन पर क्लिक करें। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि यह फिलहाल डिफॉल्ट लेआउट पर सेट है, लेकिन इनके पास कुछ और विकल्प भी हैं। इनके पास एक वर्टिकल स्टाइल है, एक ऐसा जो एट्रीब्यूट्स और मीडिया को प्राथमिकता देता है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कभी कुछ बदल दें, तो आप लेआउट को रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें समझ आ गया है कि हम क्या देख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली फुटेज इंपोर्ट करते हैं। हम ऐसा करेंगे बाईं ओर जाकर मीडिया पैनल ढूंढकर, और फिर यहां छोटे क्लाउड आइकन पर क्लिक करेंगे।
ये एक फोल्डर खोल देगा और अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको उस सारी फुटेज तक पहुंच मिल सकती है जिसे हम इस वीडियो में एडिट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, बस इसे डाउनलोड कर लें और अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ एडिट भी कर सकते हैं। मैं क्लिप 1 को इंपोर्ट करके शुरू करूंगा तो मैं यहां उस पर डबल क्लिक करूंगा और अब वह फुटेज मेरे मीडिया बिन में इंपोर्ट हो जाएगी। अब इस क्लिप को अपनी टाइमलाइन में लाने और एडिटिंग शुरू करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम क्लिप पर होवर करके यहां नीले प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप क्लिप को ऐसे ही अपनी टाइमलाइन में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। और अब हमारी क्लिप टाइमलाइन पर एडिटिंग के लिए तैयार है और यहां मैं सबसे पहले अपनी टाइमलाइन में झूम करना चाहता हूं क्योंकि अभी सब कुछ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। अपनी टाइमलाइन में झूम करने के लिए अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाएं और अगर आप मैक पर हैं तो वह कमांड होगा और फिर अपने कीबोर्ड पर प्लस बटन दबाएं। जैसे ही मैं कंट्रोल दबाकर प्लस बटन दबाता हूं, आप देखेंगे कि हर बार दबाने पर मैं अपनी टाइमलाइन में झूम करता जाता हूं। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा झूम इन कर लेते हैं और वापस झूम आउट करना चाहते हैं तो बस कंट्रोल दबाकर अपने कीबोर्ड पर माइनस बटन दबाएं। हर बार जब मैं माइनस बटन दबाता हूं, आप देखेंगे कि मैं अपनी टाइमलाइन से झूम आउट करता हूं। यह करने का एक तरीका है। टाइमलाइन में झूम इन और आउट करने का जो तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है वह है फिर से कंट्रोल दबाकर अपने माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। जब मैं माउस से ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो यह टाइमलाइन में झूम इन करता है और नीचे स्क्रॉल करने पर झूम आउट हो जाता है। आप चुन सकते हैं कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा पसंद है। मुझे स्क्रॉल करना पसंद है, इसलिए इस वीडियो में यही तरीका इस्तेमाल करूंगा। यह बताने का भी अच्छा समय है कि अगर आपको किसी भी कीबोर्ड शॉर्टकट को समझने में दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है, वहां आपको इस वीडियो में बताए गए हर एक कीबोर्ड शॉर्टकट की जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप वहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस उस शीट को देख लें। अब जब आपने अपना फुटेज इंपोर्ट कर लिया है और उसे टाइमलाइन में जोड़ दिया है तो चलिए जल्दी से प्लेबैक और प्रोजेक्ट सेटिंग्स को मैनेज करने के बारे में जान लेते हैं। जब आपने अपना फुटेज इंपोर्ट किया था, अगर वह यहां प्लेयर में धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण आपकी प्लेबैक क्वालिटी हो सकती है। यहां प्लेयर के नीचे दाईं ओर अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं जिस पर फुल लिखा है तो इससे मैं प्लेबैक की क्वालिटी बदल सकता हूं। अगर आपका कंप्यूटर धीमा या पुराना है तो आप इसे कम क्वालिटी पर सेट करना चाहेंगे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे बदल कर देखें और देखें कि आपके सिस्टम के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी है। यहां क्वालिटी बदलने से आपके वीडियो के अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ आपके सिस्टम के लिए वीडियो को एडिटिंग के दौरान प्रीव्यू करना आसान बनाता है। मेरे मामले में मैं इसे फुल पर सेट करूंगा। फिर अगर आप अपने वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो बदलना चाहते हैं तो यहां इस बटन पर क्लिक करें जिस पर रेशियो लिखा है और आप इसे ओरिजिनल 16:9 या अगर आप टिकटॉक, रील्स या शॉर्ट्स के लिए एडिट कर रहे हैं तो 9:16 पर भी सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने क्लिप से जुड़ी कोई और जानकारी बदलना चाहते हैं तो बस यहां मीडिया बिन में उस क्लिप को ढूंढें और उस पर क्लिक करें। फिर जब क्लिप यहां हाईलाइट हो जाए तो दाईं ओर सबसे किनारे पर स्थित डिटेल्स पैनल में जाएं और मॉडिफाई बटन पर क्लिक करें। यह आपको प्रोजेक्ट का नाम, एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और कलर स्पेस बदलने की अनुमति देता है। मुझे यहां सब कुछ ठीक लग रहा है, इसलिए मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यह सब हो जाने के बाद अब हम एडिटिंग शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने क्लिप्स को कैसे ट्रिम करें। कैपकट में अपने क्लिप्स को ट्रिम करने के दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका यह है कि आप माउस को उस क्लिप के अंत तक ले जाएं जिसे आप ट्रिम करना चाहते हैं और जैसे ही आप अंत तक पहुंचेंगे माउस का कर्सर बदलकर यह छोटा आइकन बन जाता है। अब अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबाकर रखूं और क्लिप को अंदर लाऊं तो आप देखेंगे कि यह छोटा होने लगता है। अब फिर मैं क्लिप के दूसरी तरफ भी जा सकता हूं और वही कर सकता हूं। बस उसे अंदर की ओर खींचें और वह क्लिप छोटा हो जाएगा। अब मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Z दबाऊंगा ताकि वह बदलाव वापस हो जाए और अब मैं आपको क्लिप्स को ट्रिम करने का दूसरा तरीका सिखाता हूं। अगर मैं अपना प्लेहेड यहां ले जाऊं जो कि यह छोटा सा इंडिकेटर है जो दिखाता है कि हम टाइमलाइन पर कहां हैं और मैं इसे किसी जगह पर लाता हूं तो मैं अपने छोटे टूलबार में इस छोटे से आइकन पर जा सकता हूं और यह है स्प्लिट बटन। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+B दबाते हैं जो कि मेरा पसंदीदा तरीका है तो आप इसे अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से सीधे कर सकते हैं। बार बार इस बटन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं Ctrl और B दबाऊंगा और आप देखेंगे कि मेरा क्लिप ठीक वहीं स्प्लिट हो गया है जहां प्लेयर्ड है। अब मान लीजिए कि मैं इस क्लिप के इस हिस्से को नहीं रखना चाहता क्योंकि यह छोटा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर इसे डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर डिलीट की दबाऊंगा।
मैं अपने कीबोर्ड पर फिर से Ctrl Z दबाऊंगा ताकि वे बदलाव वापस हो जाएं। अब ये दोनों तरीके आपके फुटेज को कैप कट में ट्रिम करने के अधिक मैन्युअल और पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन एक तीसरा बिल्कुल नया और रोमांचक तरीका भी है जिससे आप अपने फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप अपने टूलबार में यहाँ इस छोटे से आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्ट वीडियो एडिटर खोल देगा। आप यहाँ मेरी ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं और यह साइलेंस के हिस्सों को भी दर्शाता है। तो अगर मैं अपना वीडियो प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी लाइनें बोलने से पहले थोड़ी सी मिलेनियल पॉज लेता हूं और मेरा वीडियो भी ठीक है शब्द से शुरू होता है। मान लीजिए मैं सीधे अपने स्क्रिप्ट पर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सीधे कहूं, हम आज कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं, बजाय इसके कि शुरुआत में सारी चुप्पी और ठीक है शब्द हो। इसे जल्दी से हटाने के लिए मैं बस ठीक है शब्द और ऊपर की चुप्पी को हाईलाइट कर दूंगा। जैसे ही मैं ट्रांसक्रिप्शन को हाईलाइट करता हूं, आप देख सकते हैं कि यह यहां टाइमलाइन में भी दिखता है। और इस सारे अनचाहे वीडियो को हटाने के लिए मैं बस यहां डिलीट बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब अगर मैं अपना वीडियो प्रीव्यू करता हूं, हम आज टेक्सास के वेको में कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं। अब मेरे वीडियो की शुरुआत में वह अजीब सी चुप्पी नहीं है और यह सीधे एक्शन में चला जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना उपयोगी होगा अगर आपके पास 1 घंटे का सेमिनार या पॉडकास्ट हो। आइए अब ट्रांसक्रिप्ट वीडियो एडिटर को बंद कर देते हैं और मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl Z दबाकर किए गए बदलावों को वापस ले लेता हूं। अब आगे चलिए सीखते हैं कि अपने वीडियो की फ्रेमिंग को कैसे एडजस्ट करें। मान लीजिए उदाहरण के लिए इस क्लिप में मैं थोड़ा सा झूम इन करना चाहता हूं ताकि दर्शक बैकग्राउंड में कैमरून पार्क चिड़ियाघर का साइन थोड़ा और आसानी से देख सकें। अपने वीडियो की फ्रेमिंग को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टाइमलाइन पर जाना होगा और उस क्लिप पर क्लिक करना होगा जिसे हम एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इस क्लिप पर क्लिक करूंगा और हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसफॉर्म विकल्प यहाँ ऊपर दाईं ओर दिखाई देंगे। यहाँ हम अपने वीडियो के स्केल, पोजीशन और रोटेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। हम स्केल से शुरू करेंगे जो मूल रूप से झूम ही है। तो जैसे ही मैं स्लाइडर को दाईं ओर ले जाता हूँ यह झूम इन करेगा, और अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ और स्लाइडर को बाईं ओर ले जाता हूँ तो यह झूम आउट करेगा। अगला हम पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। इसे X और Y स्लाइडर्स से कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो तरीका ज्यादा पसंद है वो है कि वीडियो प्लेयर में वीडियो पर लेफ्ट क्लिक दबाकर रखें और फिर उसे आसानी से कहीं भी ड्रैग कर लें। आप देखेंगे कि वीडियो पर ये नीली रूलर लाइंस भी दिखाई देने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका वीडियो सेंटर में है। अभी ये एक क्षैतिज सेंटर में है। जैसे ही मैं इसे बीच में लाता हूं आप एक और रूलर देखेंगे। इसका मतलब है कि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सेंटर है। और अंत में हम अपने वीडियो की रोटेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से स्लाइडर को मैन्युअली एडजस्ट करके ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास यह मजेदार सा व्हील भी है और अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबाकर इसे घुमाऊं तो मैं अपने वीडियो को आसानी से घुमा सकता हूं और उसे बिल्कुल वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। मैं उस बदलाव को वापस लेने के लिए Ctrl Z दबाऊंगा। और अब जब हमें पता है कि हमें क्या करना है तो मैं अपने स्केल को एडजस्ट करूंगा, मान लीजिए लगभग 115% तक, और फिर मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बाईं ओर ले जाऊंगा। अब मैं फ्रेमिंग से संतुष्ट हूं। आप अभी भी मुझे फ्रेम में देख सकते हैं और अब आप बैकग्राउंड को भी थोड़ा बेहतर देख सकते हैं। अब आगे चलिए बात करते हैं बी रोल के साथ काम करने की, और यह कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में स्टॉक फुटेज कैसे इंपोर्ट करेंगे। मैं अपनी बी रोल इंपोर्ट करके शुरू करूंगा और इसके लिए मैं मीडिया बिन में यहां इंपोर्ट बटन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं क्लिप 2, 3 और 4 को चुनूंगा। इन क्लिप्स को चुनने के बाद मैं यहां ओपन बटन पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि ये क्लिप्स यहां मीडिया बिन में दिखाई देने लगेंगी। अब अगला कदम है कि हम बी रोल फुटेज को लें और उसे नैरेशन के ऊपर रखें। तो हम क्लिप 1 को नैरेशन मानेंगे क्योंकि वीडियो में सारी बातचीत वहीं हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक वही चीजें देखें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों क्लिप्स को हाईलाइट करने के बाद मैं इन्हें बस मौजूदा फुटेज के ऊपर ड्रैग कर दूंगा और जैसे ही मैं छोड़ूंगा आप देखेंगे कि यह मौजूदा फुटेज के ऊपर एक नया ट्रैक बना देता है। और अब मेरे पास मूल रूप से 2 लेयर्स की फुटेज है। मेरे पास ऊपर वाली लेयर है जो मेरी बी रोल फुटेज है और नीचे वाली लेयर है जो मेरी टॉकिंग हेड नैरेशन फुटेज है। आप इन लेयर्स या ट्रैक्स को यहां बाईं ओर देख सकते हैं। तो अगर मैं लॉक बटन दबाऊं तो यह ट्रैक को लॉक कर देगा ताकि मैं अब उसे छू ना सकूं। अगर मैं आईबॉल पर क्लिक करता हूं तो यह उस ट्रैक की सारी फुटेज को छुपा देगा। और अगर मैं यहां ऑडियो आइकन पर क्लिक करता हूं तो यह ट्रैक की सारी ऑडियो को म्यूट कर देगा। अब मैं यहां किए गए बदलावों को वापस लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ट्रैक की फुटेज देख सकूं और उसमें एडिट भी कर सकूं, इसीलिए मैं इसे अनलॉक कर दूंगा।
ठीक है, अब चलिए ऊपर वाले ट्रैक को देखते हैं जहां हमारी बी रोल है। तो अगर हम यहां देखें तो मेरे पास क्लिप 2 में यह क्लिप है जो कैमरन पार्क चिड़ियाघर का साइन दिखाती है। क्लिप 3 में मेरे पास पार्क में लहराते हुए टेक्सास और यूएस के झंडे हैं और फिर क्लिप 4 में मेरे पास पार्क का एक और साइन है। हम इस बी रोल फुटेज को अपनी पहली ट्रैक के ऊपर लेयर करेंगे जहां क्लिप 1 है और फुटेज में कुछ खास जगहें हैं जहां मैं चाहता हूं कि बी रोल दिखाई दे। तो जब मैं पहली बार कैमरन पार्क चिड़ियाघर कहूं तो मैं क्लिप 2 दिखाना चाहता हूं। जब मैं वेको टेक्सास कहूं तो मैं चाहता हूं कि क्लिप 3 दिखाई दे। और फिर फुटेज के अंत की ओर कहीं मैं चाहता हूं कि क्लिप 4 दिखाई दे ताकि हमारा फुटेज दर्शकों के लिए थोड़ा और आकर्षक बन सके। अब मैं अपना प्लेहेड लेकर फिर से फुटेज की शुरुआत में जाऊंगा। मैं बी रोल ट्रैक को छुपाने जा रहा हूं और अपनी फुटेज पर प्ले दबाऊंगा। अब 1 मिनट और 19 सेकंड पर यहीं पर लगभग साइलेंस खत्म होती है, तो मैं क्लिप को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाऊंगा ताकि उसे ट्रिम कर सकूं। और फिर बाईं ओर मैं आगे बढ़कर उस सारी साइलेंस को डिलीट कर दूंगा। प्लेहेड को लेकर फिर से शुरुआत में जाऊंगा और दोबारा प्ले दबाऊंगा। ठीक है, हम आज कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं। और एक और त्वरित टिप, अगर आप अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाते हैं तो आपको हर बार जाकर प्ले पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप स्पेस बार दबाते हैं तो वीडियो प्ले होगा और अगर आप वीडियो चलने के दौरान स्पेस बार दबाते हैं तो वीडियो पॉज हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मैं कैमरून पार्क चिड़ियाघर कहने वाला था उससे पहले प्लेहेड को लेकर कुछ सेकंड पीछे जाऊंगा। अब मैं प्ले दबाऊंगा और जैसे ही मैं कैमरून पार्क चिड़ियाघर कहने वाला हूं उससे ठीक पहले वीडियो को पॉज कर दूंगा। पर तो आप सुन सकते हैं मैं कैमरून पार्क कहने ही वाला हूं और इसे ट्रैक करने के लिए आपकी टाइमलाइन पर जहां जहां कोई एक्शन होता है वहां मार्क करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो क्योंकि मुझे जानना है कि कैमरून पार्क चिड़ियाघर का बी रोल कहां रखना है, मैं एक मार्कर जोड़ने जा रहा हूं। यहां टूल बार में जो आइकन दिख रहा है वही आपका मार्कर आइकन है। आप अपने कीबोर्ड पर एम दबाकर भी जल्दी से मार्कर जोड़ सकते हैं। तो मैं यहां इस आइकन पर क्लिक करता हूं। यह हमारी टाइमलाइन पर एक छोटा सा नीला झंडा जोड़ देगा। मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूं और इसे कैमरून पार्क चिड़ियाघर बी रोल नाम दे सकता हूं। अगर चाहूं तो मैं झंडे का रंग भी बदल सकता हूं। मैं डन पर क्लिक करूंगा और अब मुझे पता है कि यही वह सटीक जगह है जहां मैं अपने वीडियो में कैमरून पार्क चिड़ियाघर बी रोल या क्लिप 2 दिखाना चाहता हूं। तो चलिए अब टॉप ट्रैक को अनहाइड करते हैं और मैं क्लिप 2 को मार्कर वाली जगह पर खींचकर छोड़ देता हूं। चलिए कुछ सेकंड पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। हम आज यहां वेको टेक्सास के कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब मैं कैमरून पार्क चिड़ियाघर कहता हूं तो साइन का बी रोल खुद वीडियो में दिखाई देता है। अब हमारे पास क्लिप 2 टाइमलाइन पर मार्क हो गई है और अगली चीज जो हमें मार्क करनी है वह है जब मैं वेको टेक्सास कहता हूं और वहीं हम क्लिप 3 रखेंगे। तो चलिए अपनी टाइमलाइन पर वापस चलते हैं और प्ले दबाने से पहले मैं अपनी उंगली कीबोर्ड पर एम बटन के ठीक ऊपर रखूंगा ताकि जैसे ही मैं वेको टेक्सास कहूं मैं एम दबा दूं और वह मार्कर वहीं गिर जाएगा। तो चलिए प्ले दबाते हैं। मैं मार्कर डालूंगा और फिर फुटेज को पॉज कर दूंगा। कैमरून पार्क चिड़ियाघर वेको टेक्सास में। तो जैसे ही मैंने वेको कहा मैंने एम दबाया, मार्कर डाल दिया और अब हमें ठीक ठीक पता है कि फुटेज में मुझे अपना अगला बी रोल कहां चाहिए। तो अब जब मेरे पास यह नया मार्कर मेरी टाइमलाइन पर है मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूं और चीजों को आसान बनाने के लिए मैं इसका नाम बस क्लिप 3 रखूंगा क्योंकि यहीं पर मैं तीसरी क्लिप चाहता हूं। यहां डन पर क्लिक करें और अब मैं क्लिप 2 के अंत को लेकर उसे अगले मार्कर तक खींचूंगा और आप देखेंगे कि यह नीली लाइन के साथ अपने आप वहां स्नैप हो जाता है जो इस तरह की सटीक कटिंग के लिए बहुत मददगार है। फिर मैं क्लिप 3 को लेकर उसे क्लिप 2 के अंत तक खींचूंगा और फिर क्लिप 3 के अंत को खींचकर उसे छोटा कर दूंगा। और जैसे ही मैं क्लिप को दाएं या बाएं खींचता हूं आप देखेंगे कि यहां यह टाइम कोड बदलता रहता है। यह आपको क्लिप की कुल अवधि बता रहा है। तो अभी यह 5 सेकंड और 26 फ्रेम लंबी है। मुझे लगता है कि अगर यह लगभग 3 सेकंड लंबी हो तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कैसा लगता है। आइए अपने प्लेहेड को वापस ले चलते हैं और देखते हैं कि बी रोल कैसा दिख रहा है। आज हम टेक्सास के वेको में कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं। ये 1993 से यहाँ है। हाँ, मुझे यह लुक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हम इसे छोटा करके लगभग 2 सेकंड और 20 फ्रेम तक कर सकते हैं। मैं इससे काफी खुश हूं। तो अब जब हमने क्लिप 3 और 2 को अपनी टाइमलाइन पर सेट कर दिया है तो चलिए क्लिप 1 के बाकी हिस्से का प्रीव्यू करते हैं और क्लिप 4 को रखने के लिए एक स्वाभाविक जगह ढूंढते हैं।
मैं जल्दी से प्ले दबाता हूं। दुनिया भर के 700 जानवर। तो आज हम चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं और प्रदर्शनी देखेंगे। मुझे लगता है जब मैं कहता हूं तो आज हम चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं तो यह क्लिप 4 को डालने के लिए एक अच्छा स्थान है। तो चलिए टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं और मैं मार्कर लगाने के लिए तैयार हो जाता हूं। प्ले दबाइए। तो आज हम चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं और प्रदर्शनी देखेंगे। मुझे यह पसंद आया। अब हम क्लिप 4 लेंगे और उसे अपने मार्कर पर ड्रैग करेंगे। मैं फिर से क्लिप के दाईं ओर जाऊंगा और इसे लगभग 3 सेकंड तक ले आऊंगा। चलिए वापस चलते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं कि यह कैसा लग रहा है। तो आज हम चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं और देखेंगे कि हमें किस तरह के जानवर मिल सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। बहुत अच्छा। और फिर यहाँ क्लिप 1 के अंत में एक अजीब सा अंत है जहां मैं कैमरा नीचे रख देता हूं। मैं इसे चलाऊंगा ताकि आप देख सकें। लीजिए, हो गया। हमें यह नहीं चाहिए। उस बिंदु पर चलें जहां मैं बोलना बंद करता हूं। हम वापस जाएंगे, प्ले दबाएंगे और खत्म होने पर पॉज करेंगे। तो जानवर हमें मिल सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। और मैं अंत को पकड़कर खींच लूंगा ताकि वह अजीब सा हिस्सा हट जाए। लीजिए, हो गया। अब हमारे पास अपनी सारी बी-रोल फुटेज के ऊपर लेयर हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले और आपको यह दिखाने से पहले कि अपने प्रोजेक्ट में स्टॉक फुटेज कैसे जोड़ें, क्लिप 4 में एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरे से पैन करने की कोशिश कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यह क्लिप के अंत की ओर शुरू हो रहा है, लेकिन क्लिप की शुरुआत में यह बस अजीब तरह से यहां रुका हुआ है, बिल्कुल स्थिर। और आपको लग सकता है कि इसे ठीक करने के लिए आपको टाइमलाइन में अपने क्लिप की टाइमिंग एडजस्ट करनी होगी, लेकिन अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो बस अपने क्लिप पर राइट क्लिक करें, ट्रिम क्लिप पर क्लिक करें और फिर आप इस छोटे से बॉक्स को उस बिंदु तक खींच सकते हैं जहां कैमरा मूवमेंट शुरू होता है। तो मैं इसे खींचता रहूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं चाहता हूं कि क्लिप शुरू होते ही कैमरा पैन कर रहा हो। तो मैं वह बिंदु ढूंढूंगा जहां मूवमेंट शुरू होता है, जो कि लगभग यहीं है। फिर मैं रिप्लेस क्लिप पर क्लिक करूंगा और अब अगर मैं वापस जाकर फुटेज चलाऊं तो वहां एक सुंदर सा पैन मूवमेंट दिख रहा है और मुझे लगता है कि यह क्लिप 2 पर भी हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मूवमेंट शुरू होने से पहले यह थोड़ा अजीब सा बस रुका हुआ है। तो मैं क्लिप पर राइट क्लिक करूंगा, ट्रिम क्लिप पर क्लिक करूंगा और फिर इस बॉक्स को वहीं तक खींचूंगा जहां असल में मूवमेंट हो रहा है, जो कि लगभग वहीं है जहां कैमरा मूवमेंट शुरू होता है। तो मैं रिप्लेस क्लिप पर क्लिक करूंगा। आइए वापस चलते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। अरे, अब हो गया। अब बहुत बेहतर है। अब आइए बात करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में स्टॉक फुटेज कैसे जोड़ें। कैपकट की स्टॉक फुटेज लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए यहां बाईं ओर जाइए और लाइब्रेरी पर क्लिक करें। जैसे ही आप यह करेंगे आपको कैपकट की स्टॉक फोटो और वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यह वाकई में बहुत शानदार है क्योंकि आमतौर पर किसी भी दूसरे वीडियो एडिटर में आपको इंटरनेट ब्राउजर खोलना पड़ता है और किसी स्टॉक फुटेज वेबसाइट पर जाना पड़ता है, लेकिन यहां आप जो चाहें उसे सर्च कर सकते हैं और सीधे अपनी टाइमलाइन में जोड़ सकते हैं। तो चूंकि मैं इस वीडियो में चिड़ियाघर का टूर कर रहा हूं, मैं जू टाइप करूंगा और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और अब मैं स्क्रॉल करके कोई ऐसा स्टॉक फुटेज ढूंढ सकता हूं जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त हो। यह इस बाग का वीडियो मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे बस अपनी टाइमलाइन में ड्रैग कर दूंगा। फिलहाल मैं इसे क्लिप 4 के बाद रखूंगा ताकि यह उससे पहले किए गए किसी भी काम में बाधा न डाले और फिर मैं इसे अपनी टाइमलाइन में छोड़ दूंगा। अब अगर मैं अपना प्लेहेड लेकर वीडियो पर जाऊं तो अब मुझे इस स्टॉक फुटेज का पूरा एक्सेस मिल गया है और मैं इसे अपनी पसंद के अनुसार एडिट कर सकता हूं। तो जब हम अपनी टाइमलाइन देख रहे हैं तो मैं देख सकता हूं कि यहां क्लिप 3 और 4 के बीच एक खाली जगह है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक फुटेज को इस खाली जगह में कहीं डालना समझदारी होगी। आइए वापस चलते हैं और सुनते हैं कि मैंने इस वीडियो में यहाँ क्या कहा है। और यहाँ 8700 से अधिक जानवर रहते हैं। तो जब मैं 8700 जानवरों की बात करता हूं, मुझे लगता है कि यही वह सही जगह है जहां हमें स्टॉक फुटेज डालना चाहिए। तो मैं वापस जाऊंगा और मार्कर लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और यहाँ देखिए 70 हो गया। मैंने ठीक उसी समय मार्कर लगा दिया जब मैंने 7 कहा। अब मेरी स्टॉक फुटेज फिलहाल 20 सेकंड और 9 फ्रेम लंबी है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मैं क्लिप पर क्लिक करूंगा या अपना प्लेहेड वापस ले जाऊंगा। मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बी दबाऊंगा ताकि कट लगाया जा सके और फिर लगभग 1 सेकंड आगे जाकर फिर से कंट्रोल बी दबाऊंगा। अब मैं क्लिप के दोनों तरफ के हिस्से डिलीट कर दूंगा और अपनी स्टॉक फुटेज को वहीं खींच कर ले जाऊंगा जहां मैंने अभी मार्कर लगाया था। अब चलिए वापस चलते हैं और इसे एक बार फिर से प्रीव्यू करते हैं। और ये दुनिया भर के 1700 से अधिक जानवरों का घर है।
तो आज हम चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं और देखेंगे। मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास कुछ और फुटेज भी है जिसे हम अपने वीडियो को पूरा करने के लिए जोड़ने वाले हैं। तो चलिए ऊपर बाईं ओर इंपोर्ट पे चलते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और अब हम क्लिप्स 5 से 10 तक इंपोर्ट करने वाले हैं। अब ये सभी क्लिप्स हमने चुन ली हैं, तो मैं ओपन पर क्लिक करूंगा और मेरे चिड़ियाघर टूर वीडियो का बाकी हिस्सा अब हमारे मीडिया बिन में इंपोर्ट हो गया है। हम इस सारी फुटेज को आखिरकार अपनी टाइमलाइन में बाद में जोड़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए सिर्फ क्लिप 5 को जोड़ते हैं और इसे सीधे क्लिप 1 के बाद रखते हैं। तो क्लिप 5 बस मेरी चिड़ियाघर में चलते हुए एक क्लिप है। हालांकि यह थोड़ा हिलता हुआ है। जैसा कि आप वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं, मेरे कदमों के साथ मैं गिम्बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बस चल रहा हूं और अपना फोन अपने सामने पकड़े हुए हूं। लेकिन फुटेज को स्थिर करने और उसे ऐसा दिखाने का एक तरीका है जैसे वह गिम्बल पर शूट किया गया हो। यहां दाईं ओर आप स्टेबलाइज बटन देख सकते हैं। आइए इसके बगल में छोटे चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और अब यह हमारी फुटेज को स्थिर करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं कि यह अब प्रोसेस हो रहा है। हम एक पल इंतजार करेंगे जब तक हमारा वीडियो स्थिर नहीं हो जाता। अब अगर मैं शुरू से प्रीव्यू करूं तो यह अब वाकई अच्छा लग रहा है। हालांकि क्लिप थोड़ी लंबी है, तो चलिए इसके अंत को छोटा कर देते हैं। हम यहां बाईं ओर भी जाएंगे और बिल्कुल शुरुआत से थोड़ा हिस्सा काट देंगे। और बढ़िया, अब हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हम चिड़ियाघर में घुस रहे हैं इससे पहले कि हम अपना पहला जानवर देखें। और एक आखिरी बात ध्यान देने वाली है, इससे पहले कि हम स्टेबलाइजेशन से आगे बढ़ें, अगर आप स्टेबलाइजेशन का स्तर बदलना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहां इस बॉक्स पर क्लिक करें और आप इसे रेकमेंडेड, मिनिमम कट और मोस्ट स्टेबल में बदल सकते हैं। मैं आपको प्रयोग करने की सलाह दूंगा। हर एक को आजमाएं और देखें कि आपकी फुटेज के लिए कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। अब वापस आते हैं इस वॉकिंग फुटेज पर जो क्लिप 5 में है। ये थोड़ा सा धीमा है। मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा तेजी से पार करें, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर। हम ऐसा कर सकते हैं ऊपर जाकर और स्पीड पर क्लिक करके। अब आप दोनों विकल्प चुन सकते हैं, है ना? आप अपनी फुटेज को तेज कर सकते हैं स्लाइडर को दाईं ओर ले जाकर। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो है, मान लीजिए 60 फ्रेम प्रति सेकंड, 120 फ्रेम प्रति सेकंड या जो भी हो, तो आप उसे स्लो कर सकते हैं और वह शानदार क्रिस्पी स्लो मो फुटेज पा सकते हैं। मेरे मामले में मैं स्लाइडर को लेकर लगभग 1.15 पर ले जाऊंगा। आप यहां टाइमलाइन पर देखेंगे कि यह 1.15x दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि इसे तेज कर दिया गया है। अगर मैं वापस जाकर प्ले दबाऊं तो अब मैं फुटेज में थोड़ा और तेज चल रहा हूं। और अगर आप स्लाइडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहां क्लिप का समय सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश इस क्लिप की लंबाई 1.5 सेकंड होनी चाहिए थी। अगर मैं नीचे वाला तीर क्लिक करता हूं तो मैं इसे 1.5 सेकंड पर सेट कर सकता हूं और अब मेरा वीडियो और भी ज्यादा तेज हो गया है। अब मैं वापस जाऊंगा और यहां स्लाइडर को फिर से 1.15 पर सेट करूंगा। और अब हम बात कर सकते हैं कि अपने फुटेज में एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे जोड़ें। तो मैं अपनी टाइमलाइन पर वापस जाता हूं। यहां क्लिप 1 और हमारे वॉकिंग क्लिप यानी क्लिप 5 के बीच में यहां बस एक हार्ड कट होता है जो थोड़ा झटका देता है और मुझे लगता है कि हम इसमें ट्रांजिशन जोड़कर इसे थोड़ा और स्मूथ बना सकते हैं। अपने ट्रांजिशन तक पहुंचने के लिए ऊपर जाएं और ट्रांजिशन बटन पर क्लिक करें और यहां आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन विकल्प मिलेंगे। उदाहरण के लिए चलिए सबसे पहला ट्रांजिशन जोड़ते हैं जो है पुल इन टू। क्लिप्स के बीच ट्रांजिशन जोड़ने के लिए जिस ट्रांजिशन को आप चाहते हैं उसे 2 फुटेज के बीच ड्रैग करें और फिर छोड़ दें। अब अगर मैं वापस जाऊं और प्ले दबाऊं, आप देख सकते हैं कि हमारे क्लिप्स के बीच एक अच्छा कूल सा ट्रांजिशन है बजाय उस बहुत ही झटकेदार हार्ड कट के। अगर आप अपने ट्रांजिशन की स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे यहां क्लिक करना होगा। मेरे मामले में मैं पहले से ही अपने ट्रांजिशन पर क्लिक किया हुआ हूं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपको यहां ट्रांजिशन पैरामीटर्स का फील्ड दिखाई देगा। यह आपको आपके ट्रांजिशन का नाम और उसकी अवधि बताएगा। अभी यह 0.9 पर है जो मुझे ठीक लगता है, लेकिन अगर मैं चाहता कि यह और तेज हो तो मैं इसे लगभग 0.5 तक ला सकता हूं। अब अगर मैं वापस जाकर इसे फिर से प्रीव्यू करता हूं तो आप देखेंगे कि ट्रांजिशन और भी जल्दी हो जाता है। मैं इसे फिर से 0.9 पर ले आता हूं और अब हमने एक ट्रांजिशन जोड़ दिया है। लेकिन चलिए अब एनिमेशन जोड़ने की बात करते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं प्रीमियर प्रो जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आ रहा था जहां आप क्लिप्स के एंड पर ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं, लेकिन कैप कट में ट्रांजिशन केवल 2 क्लिप्स के लिए होते हैं और एनिमेशन केवल एकल क्लिप्स के लिए रखे गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। तो चलिए क्लिप 4 पर चलते हैं। इस पर क्लिक करें और फिर एनिमेशन पर क्लिक करें और यहां आपके पास 3 अलग अलग विकल्प हैं।
आपके पास इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और कॉम्बो एनिमेशन है। चलिए अपनी टाइमलाइन में क्लिप शुरू होने से ठीक पहले चलते हैं और एक इन एनिमेशन जोड़ते हैं। चलिए जूम 1 पर क्लिक करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए वापस चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा तेज है। मैं प्ले दबाऊंगा। अब ये जूम आउट होता है जो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जब मैं टाइमलाइन में प्रीव्यू करता हूं तो यह बस अचानक गायब हो जाता है और फिर से मेरे चेहरे पर कट जाता है। लेकिन इसी वजह से हमारे पास आउट एनिमेशन भी है, तो हम आउट पर क्लिक करेंगे और फिर ये वाला भी काफी अच्छा लग रहा है। चलिए सूश चुनते हैं, मैं उस पर क्लिक करूंगा। वापस जाकर इसे फिर से प्रीव्यू करते हैं। अब जब यह फ्रेम से बाहर जाता है तो यह एक छोटा सा कूल सूश ब्राइट इफेक्ट देता है और फिर ट्रांजिशन की तरह ही आप इसकी अवधि भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे एनिमेशन के इन और आउट पॉइंट्स हैं। तो शुरुआत के इन एनिमेशन के लिए मैं ड्यूरेशन को दाएं या बाएं खींचकर इसकी अवधि बढ़ा या घटा सकता हूं और फिर बिल्कुल वही चीज आउट एनिमेशन के लिए भी लागू होती है। अब कॉम्बो एनिमेशन के लिए इनका मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मैं इनके साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, लेकिन इनमें से कुछ थोड़े ग्लिची लगते हैं या मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फ्रेम में आते या जाते हैं उस पर मेरा उतना कंट्रोल नहीं रहता। तो कम से कम मेरे लिए मुझे इन और आउट एनिमेशन का इस्तेमाल करना पसंद है, लेकिन आप चाहें तो कॉम्बो वाले भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो बाकी क्लिप्स हमने पहले इंपोर्ट की थी उन्हें अपनी टाइमलाइन में जोड़ते हैं। तो हमारे पास क्लिप 6, 7, 8, 9 और 10 है। तो मैं यहां क्लिप 6 पर क्लिक करूंगा, फिर कंट्रोल दबाकर 7, 8, 9 और 10 पर भी क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं क्लिप 6 को ट्रैक 1 में बाकी क्लिप्स के साथ ड्रैग करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। अब मैं कंट्रोल दबाकर नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि अपनी टाइमलाइन को जूम आउट कर सकूं और अब मैं यहां जो भी अभी अभी जोड़ा है सब कुछ देख सकता हूं। अब चलिए देखते हैं कि क्लिप 6 में क्या हो रहा है। मैं प्ले दबाऊंगा। हम अपने पहले प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा जानवर मिलता है। तो मुझे फिर से अपने वीडियो की शुरुआत में मिलेनियल पॉज को काटना होगा। मुझे लगता है कि यह मेरे चिड़ियाघर यात्रा का एक तरह से मेरा ट्रेडमार्क बन गया है और फिर अंत में भी मैंने इसे थोड़ा ज्यादा देर तक चलने दिया। चलिए कंट्रोल दबाकर ऊपर स्क्रॉल करके अपनी टाइमलाइन में जूम इन करते हैं। फिर मैं क्लिप को यहां दाईं ओर खींचूंगा और आप देख सकते हैं कि हमारे क्लिप्स को ट्रिम करने के लिए या कम से कम यह पता लगाने के लिए कि बातचीत कहां शुरू होती है, एक छोटा सा ट्रिक है। यह वेवफॉर्म्स के बारे में बात करने का अच्छा समय है और यह कैसे आपकी एडिटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। तो जब मैं यहां अपनी फुटेज देख रहा हूं तो यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि बातचीत कब शुरू होती है, लेकिन ऑडियो और खासकर वेवफॉर्म्स एक बेहतरीन संकेतक हैं और ये आपकी एडिटिंग प्रक्रिया को काफी तेज कर सकते हैं। तो वेवफॉर्म्स यहां नीचे हैं, आप इन्हें इन लाइनों के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं से बातचीत शुरू होती है और मैं ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि वेवफॉर्म्स तेज हो जाते हैं। इस बिंदु से पहले यह लगभग पूरी तरह से शांत है ना? उनके वेवफॉर्म्स बहुत ही नीचे हैं, वे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक यहां वेवफॉर्म्स काफी ऊपर चले जाते हैं। मेरे लिए एक एडिटर के तौर पर यह संकेत देता है कि यहीं से क्लिप में बोलना शुरू हो रहा है। तो बार बार क्लिप को चलाकर सुनने की बजाय मैं बस वेवफॉर्म्स देखूंगा और सोचूंगा, ओह ठीक है, यहीं से क्लिप में बोलना शुरू हो रहा है। मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बी दबाऊंगा ताकि इसके पहले की सारी चीजें डिलीट कर सकूं और वहां की खामोशी हटा सकूं। अब अगर मैं यहां क्लिप 5 पर वापस जाऊं और प्ले करूं, हम अपने पहले प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं और हो गया। अब बोलना तुरंत ही शुरू हो जाता है और हम क्लिप के दूसरी तरफ भी वेवफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां साफ देख सकता हूं, यही वह जगह है जहां मैं बोलना खत्म कर रहा हूं। आइए बिल्कुल अंत में चलते हैं और प्ले दबाते हैं। बस हो गया, लगता है मैंने यहीं कहीं बोलना बंद कर दिया। तो फिर से मैं अपनी क्लिप पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल बी दबाऊंगा और फिर क्लिप के अंत की खामोशी हटा दूंगा। मुझे लगता है कि क्लिप 6 हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जिससे हम देख सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में ऑडियो को कैसे कंट्रोल और एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो की वेवफॉर्म्स पर वापस आते हुए अगर मैं यहां वेवफॉर्म्स के पास लाइन पर होवर करता हूं तो मैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसे ऊपर की ओर खींच सकता हूं, जिसे वहां डेसिबल्स यानी डीबी में दिखाया गया है। अभी मैं इसे 11.8 डेसिबल्स तक बढ़ा रहा हूं। मैं इसे और ऊपर खींचता हूं तो ये 18.8 डेसिबल्स तक पहुंच जाता है। मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं, है ना? इसे नीचे की ओर खींचना, यह इसे और भी शांत कर देगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे ऊपर खींचता हूं आपको ये नारंगी और लाल डॉट्स दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे मैं ऑडियो को तेज करता हूं यह दिखाता है कि वह पीक कर रहा है। पीकिंग मूल रूप से तब होता है जब आपका ऑडियो इतना तेज हो जाता है कि आप डेटा खो रहे होते हैं।
यह बहुत ही खराब, बेहद तेज सुनाई देगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके ऑडियो में ये नारंगी डॉट्स न दिखें, और अगर दिखें तो यहाँ वेवफॉर्म्स को एडजस्ट करके डेसिबल्स को कम कर दें। और फिर हमारे क्लिप के चयनित होने पर ऑडियो के लिए यहाँ कुछ और शानदार सेटिंग्स हैं। चलिए ऊपर दाईं ओर ऑडियो पर चलते हैं। यहाँ हम अपनी वॉल्यूम बदल सकते हैं, हम फेड इन और फेड आउट भी जोड़ सकते हैं, हम लाउडनेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जो मुझे कैपकट में करना बहुत पसंद है। इससे आपका क्लिप एक अच्छी स्थिर वॉल्यूम पर बना रहता है। तो हम नॉर्मलाइज लाउडनेस पर क्लिक करेंगे। आइए अपने क्लिप के लिए थोड़ा सा फेड इन और फेड आउट भी जोड़ें। यहाँ कुछ और AI फीचर्स भी हैं, जैसे एनहांस वॉइस, वीडियो ट्रांसलेटर, रिड्यूस नॉइज, सेपरेट ऑडियो और फिल चैनल। मुझे यहाँ रिड्यूस नॉइज फंक्शन का इस्तेमाल करना पसंद है, खासकर ऐसे वीडियो के लिए जिसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड शोर हो। मैं चल रहा हूं तो हवा मेरे माइक्रोफोन में थोड़ी बाधा डाल रही है, तो मैं रिड्यूस नॉइज पे क्लिक करूंगा। तो चलिए वापस चलते हैं और सुनते हैं कि अब हमारा ऑडियो कैसा लग रहा है। हम अपनी पहली प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा जानवर मिलता है। अच्छा, अब मेरी आवाज काफी साफ सुनाई दे रही है, वॉल्यूम भी अच्छा और संतुलित है, और यहाँ फेड इन और फेड आउट भी अच्छा है। ट्यूटोरियल के लिए हम अपने हर एक क्लिप के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स एडिट करें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब चलिए क्लिप 6 के आगे बढ़ते हैं और आगे पहचानते हैं कि इन नए क्लिप्स में से कौन से बी रोल हैं और किन में मैं बोल रहा हूं। और फिर हम अपने बी रोल क्लिप्स को लेकर अपनी सबसे ऊपर वाली ट्रैक पर ले जाएंगे, जो हमारे केस में बी रोल ट्रैक है। और ऐसा लगता है कि यह बोलने वाला क्लिप यहाँ है, क्लिप 9 में, क्योंकि इसमें मेरा टॉकिंग हेड है जिसमें मैं बोल रहा हूं, तो हम इसे नीचे वाली ट्रैक पर ही छोड़ देंगे। तो क्लिप 7 और क्लिप 8 ये जिराफ के क्लिप्स हैं। मैं इसे बी रोल मानूंगा, तो चलिए क्लिप 7 को ऊपर ले चलते हैं, क्लिप 8 को भी ऊपर ले चलते हैं, और फिर क्लिप 10 भी एक और बी रोल क्लिप है, तो हम उसे भी ऊपर ले जाएंगे। अब एक ऑडियो एडजस्टमेंट जो मैं जल्दी से करना चाहता हूं, वह है हमारे सभी बी रोल फुटेज को म्यूट करना। अगर आप ध्यान दें तो चलिए यहां शुरुआत में वापस चलते हैं क्लिप 1 में और फिर क्लिप 2 में ट्रांजिशन पर। चलिए सुनते हैं। आज कैमरून पार्क चिड़ियाघर में आपने सुना जैसे बहुत सारी बेतरतीब हवा की आवाजें आ रही हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अपनी टाइमलाइन में क्लिप 2 के पास झूम करता हूं तो क्लिप 2 वास्तव में यहां पीक कर रही है, और यह सिर्फ बैकग्राउंड शोर है जब मैं ये बी रोल रिकॉर्ड कर रहा था। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यह हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद हो, तो चलिए सभी वेव फॉर्म्स को नीचे खींच लेते हैं जब तक कि वे निगेटिव इन्फिनिटी का चिन्ह न बना दें, और इसका मतलब है कि वह पूरी तरह म्यूट हो गया है। और हम यह सभी बी रोल के लिए करेंगे जिनमें वेव फॉर्म्स हैं। मुझे लगता है कि मैं यहां उस वॉकिंग क्लिप को भी म्यूट कर दूंगा जिसे हमने पहले स्टेबलाइज किया था, और फिर इस जिराफ के सभी फुटेज को भी। इसमें ऑडियो रखने का कोई कारण नहीं है। आइए यहां सब कुछ म्यूट कर देते हैं ताकि हमारा वीडियो पूरी तरह से व्यवस्थित और शांत रहे, सिवाय उन हिस्सों के जब मैं बोल रहा हूं। अब आइए क्लिप 9 में क्या हो रहा है इस पर एक अच्छा और विस्तार से नजर डालते हैं, क्योंकि यह अगला नैरेशन क्लिप है जिस पर हमें काम करना है। तो यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं हमारे बी रोल ट्रैक पर आईबॉल बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं। इससे वहां का फुटेज गायब हो जाएगा ताकि मैं नीचे की टॉकिंग हेड फुटेज को वास्तव में देख सकूं। क्लिप 9 की शुरुआत पर जाइए और पहले सीखे गए वेव फॉर्म वाले ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैं जूम इन करूंगा और देख सकता हूं कि यहां सब कुछ अच्छा और शांत है। लेकिन फिर अचानक वेव फॉर्म ऊपर चले जाते हैं, जो मुझे यह संकेत देता है कि बात करना यहीं कहीं शुरू होता है। तो मैं अपने प्ले हेड के साथ जाऊंगा, अपने क्लिप पर क्लिक करूंगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल बी दबाऊंगा, साइलेंस को डिलीट कर दूंगा, फिर जूम आउट करूंगा, और फिर ठीक यही प्रक्रिया बैक एंड पर भी दोहराऊंगा। मेरे वेवफॉर्म्स को देखकर लगता है कि बात करना यहीं कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मैं अपनी फुटेज देखकर यह देख सकता हूं कि मेरा मुंह कब बंद हो रहा है, ठीक यहीं कहीं। अपने क्लिप पर क्लिक करें, कंट्रोल बी दबाएं और फिर बैक एंड पर साइलेंस को डिलीट कर दें। अब मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाऊंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि अपनी टाइमलाइन से जूम आउट कर सकूं। अब चलिए क्लिप 9 का प्रीव्यू देखते हैं और देखते हैं कि मेरे पीछे इस जिराफ के साथ क्या हो रहा है। मैं प्ले दबाऊंगा। मेरे पीछे आप यहां कैमरून पार्क चिड़ियाघर में जिराफ का प्रदर्शन देख सकते हैं, जो आज हमारी पहली रुकने की जगह है। औसतन जिराफ की ऊंचाई 16 से 18 फीट के बीच होती है, और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें दिन में केवल 5 से 30 मिनट की नींद ही चाहिए होती है। यह वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। अब मैं यहां बी रोल ट्रैक को अनहाइड करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं आई बॉल पर क्लिक करूंगा और फिर मैं जल्दी से जिराफ के बी रोल को व्यवस्थित करूंगा, जबकि मैं यहां क्लिप 9 में जिराफ के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ साथ गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल करके एडिट कर रहे हैं तो बेझिझक आगे बढ़ें, रचनात्मक बने और क्लिप्स को वहां रखें जहां आपको लगता है कि वे सबसे अच्छा फिट होते हैं।
मैं क्लिप 7, क्लिप 8 और क्लिप 10 को छोटा करने जा रहा हूं और मैं इन्हें वीडियो में समान रूप से यहां वहां रख दूंगा। अब हमारा वीडियो अच्छी तरह से व्यवस्थित और सुंदर दिख रहा है। मैं कहूंगा कि यहां बी रोल की सारी प्लेसमेंट और मुख्य एडिटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अगर हम ट्यूटोरियल नहीं बना रहे होते तो मैं और भी ट्रांजिशन एनिमेशन जोड़ता, शायद कुछ क्लिप्स की गति भी बदलता, लेकिन मुझे लगता है कि यहां हम तैयार हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में स्टॉक म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स कैसे जोड़ेंगे। स्टॉक म्यूजिक लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए ऊपर यहां ऑडियो पर क्लिक करें। इससे आपको यहां स्टॉक म्यूजिक लाइब्रेरी तक पहुंच मिल जाएगी। किसी स्टॉक म्यूजिक को अपनी टाइमलाइन में जोड़ने से पहले यह सुनने के लिए कि वह कैसा लगता है, बस यहां एल्बम कवर पर क्लिक करें और यह आपके लिए उस साउंड का प्रीव्यू चला देगा। आइए सुनते हैं कि यह वाला कैसा लगता है। मुझे इसकी आवाज पसंद है, इसलिए मैं इसे सीधे अपने प्रोजेक्ट में खींचकर यहां अपने वीडियो के नीचे रख दूंगा ताकि एक नया ऑडियो ट्रैक बन सके। तो चलिए इसे यहां छोड़ देते हैं और अब हमारे पास हमारे वीडियो के नीचे स्टॉक म्यूजिक के साथ एक ऑडियो ट्रैक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहां काफी ज्यादा पीक कर रहा है, जो दर्शाता है कि ये बहुत तेज है। तो मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और वॉल्यूम को -15 डेसिबल पर सेट कर दूंगा। अब अगर मैं अपना प्लेहेड लेकर अपने वीडियो की शुरुआत में जाऊं तो चलिए प्ले दबाते हैं। ठीक है, हम आज कैमरून पार्क चिड़ियाघर वेको टेक्सास में हैं। ये 1993 से यहाँ है। बहुत बढ़िया। तो हमारे ऑडियो के पीछे हमारा स्टॉक म्यूजिक है। हालांकि क्लिप 1 का ऑडियो अभी भी थोड़ा ज्यादा तेज है, तो मैं यहाँ जल्दी से एक एडजस्टमेंट करूंगा। ऑडियो में जाकर नॉर्मलाइज लाउडनेस पर क्लिक करके और रिड्यूस नॉइज चुनकर। आइए इसे एक बार फिर से प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, हम आज यहाँ हैं। बहुत बढ़िया। इस एडजस्टमेंट के साथ आप सच में सुन सकते हैं कि ये इफेक्ट्स आपके ऑडियो को कैसे बदलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि पहले हम क्लिप 1 के पीछे स्टॉक म्यूजिक नहीं सुन पा रहे थे और अब मैं उसे बहुत अच्छे से सुन सकता हूं। रिड्यूस नॉइज ने लगभग सारी तेज हवा की आवाज हटा दी जो मेरे पीछे थी और इसने पूरे ऑडियो को बैलेंस कर दिया, जिससे सब कुछ अच्छा और प्रोफेशनल सुनाई देता है। तो ये हमारी स्टॉक म्यूजिक लाइब्रेरी है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसमें साउंड इफेक्ट्स भी हैं। अगर आप यहां देखें तो यहां साउंड इफेक्ट्स लिखा है। यहां नीचे बाईं ओर इस पर क्लिक करें और इससे साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी खुल जाएगी। चूंकि हम चिड़ियाघर में हैं तो चलिए एक बार फिर जू सर्च करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहां जो साउंड है इन द जू एनवायरमेंटल साउंड, ये अच्छा हो सकता है। आइए इसे फिर से क्लिक करके प्रीव्यू करते हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये हमारे जिराफ या शायद यहां बाघ के बी रोल के पीछे लगाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। यह जाहिर है कि आपके प्रोजेक्ट और जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी स्टॉक म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी उपलब्ध है और आप आसानी से जो भी चाहिए उसे सर्च कर सकते हैं और अपनी टाइमलाइन में ड्रैग कर सकते हैं। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है और एक वीडियो एडिटर के तौर पर मुझे ये बहुत पसंद आया। अब हम कैपकट के अंदर कुछ वाकई मजेदार और थोड़ी एडवांस्ड तकनीकों के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये समझने में आसान है और मैं आपको वह सब कुछ सिखाऊंगा जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं उसे ऑडियो डकिंग कहा जाता है। आइए अपनी टाइमलाइन पर चलते हैं और वॉकिंग फुटेज पर जाते हैं और इस बिंदु पर आइए सुनते हैं कि ट्रांजिशन कहां होता है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा और तेज हो जाए क्योंकि वॉकिंग क्लिप के दौरान कोई बोल नहीं रहा है। इसे करने के लिए यहां अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करें। अब अपने प्लेहेड को लेकर उस पॉइंट के आसपास वापस जाइए जहां ट्रांजिशन होता है। फिर ऊपर दाईं ओर वॉल्यूम पर आपको यहां ये छोटा सा डायमंड शेप दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसे की फ्रेम कहा जाता है। हम कुछ ही मिनटों में की फ्रेम्स के बारे में और गहराई से जानेंगे, लेकिन अगर आपने पहले कभी की फ्रेम्स के साथ काम नहीं किया है तो आप इन्हें चेक पॉइंट्स की तरह समझ सकते हैं। तो अगर मैं ऐड की फ्रेम पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक लेयर में एक छोटा सा डायमंड दिखाई देता है और वही मेरा की फ्रेम है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जब मैं उस बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूं कि इस बिंदु पर मैं चाहता हूं कि मेरी वॉल्यूम -15 डेसिबल पर सेट हो। मैं एक मान के लिए चेक पॉइंट सेट कर रहा हूं और जो अंतिम परिणाम हम चाहते हैं वह है कि हमारा ऑडियो और तेज हो जाए। तो वह हासिल करने के लिए हमें एक और की फ्रेम सेट करना होगा। आइए अपने वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक उस जगह के आसपास जहां ट्रांजिशन खत्म होता है। और अब मैं फिर से ऐड की फ्रेम पर क्लिक करके एक और की फ्रेम सेट कर सकता हूं।
लेकिन चूंकि मैंने ये पहले ही किया था, अगर मैं बस वॉल्यूम को एडजस्ट करूं और उसे तेज कर दूं तो सॉफ्टवेयर अपने आप एक और की फ्रेम बना देगा। हम इसे यहां नीचे होते हुए देख सकते हैं और अब हमारा ऑडियो फिर से तेज हो गया है। तो पुनरावलोकन के लिए हमने दो चेक पॉइंट्स या दो की फ्रेम्स सेट किए। शुरुआत में ये -15 डेसिबल पर सेट था। फिर मैंने बाद में एक और की फ्रेम 0 डेसिबल के लिए सेट किया ताकि आवाज तेज हो सके। और फिर इन दोनों की फ्रेम्स के बीच, इन मानों के बीच एक एनिमेशन होता है। तो ये -15 से शुरू होता है और आप वास्तव में इसे यहां ऊपर रियल टाइम में बदलते हुए देख सकते हैं जब मैं स्क्रॉल करता हूं, और ये धीरे धीरे तेज होता जाता है। और की फ्रेम्स के बारे में आपको जानने के लिए बस इतना ही काफी है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप बस दो अलग अलग मान सेट कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए फिर से प्ले दबाते हैं और सुनते हैं कि जब मैं क्लिप 6 में बोलना शुरू करता हूं तो ये कैसा सुनाई देता है। हम अपनी पहली प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब आप मुझे बिल्कुल नहीं सुन सकते। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असल में ऑडियो के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। इसे ठीक करने के लिए हम की फ्रेम्स के साथ ऑडियो डकिंग कर सकते हैं। हम मूल रूप से वही करने जा रहे हैं जो हमने अभी अभी किया था, उसका उल्टा। हम ऑडियो वॉल्यूम को वापस नीचे लाने के लिए उसे एनिमेट करेंगे। तो अपनी टाइमलाइन में चलिए उस बिंदु पर चलते हैं जहां मैं बोलना शुरू करता हूं, जो कि यही है। फिर हम उससे थोड़ा पहले जाएंगे। चलिए अपनी म्यूजिक पर क्लिक करते हैं। फिर हम वॉल्यूम के लिए एक और की फ्रेम बनाएंगे जहां यह 0 डेसिबल पर सेट है। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब मैं बोलना शुरू करता हूं, जो कि यही है। फिर हम अपना वॉल्यूम वापस -15 डेसिबल पर ले आएंगे और आप देख सकते हैं कि की फ्रेम्स के बीच यह बदलाव फिर से यहां दिख रहा है। चलिए अपना प्लेहेड वापस लाते हैं और सुनते हैं कि यह कैसा लगता है। हम अपने पहले प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा जानवर। अब बजाय इसके कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज हो और आप मुझे मुश्किल से सुन पाएं, हमने ऑडियो डकिंग करके ऑडियो को बैलेंस किया है। और आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा गैप हो जहां आप चाहते हैं कि दर्शक बैकग्राउंड म्यूजिक को बेहतर सुन सकें, तो आप की फ्रेम्स का इस्तेमाल करके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और फिर जब भी आप बोलना शुरू करें तो ठीक इसका उल्टा करें और वॉल्यूम को फिर से नीचे ले आएं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, मैं की फ्रेम्स के साथ और क्या कर सकता हूं? और इसका जवाब है कि आप की फ्रेम्स के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि हम अपने वीडियो में की फ्रेम्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाऊंगा और टाइमलाइन को झूम आउट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर मैं अपना प्लेहेड क्लिप 3 पर ले जाऊंगा। अब यहां मैं अपने वीडियो में एक छोटी सी जूम एनिमेशन बनाना चाहता हूं। मैं ऐसा उस वीडियो पर क्लिक करके कर सकता हूं जिस पर मुझे एनिमेशन बनानी है। फिर स्केल पर हम उसके बगल में की फ्रेम बटन दबाएंगे और फिर पोजीशन के लिए भी यही करेंगे। अब मैं यहां अपने प्लेहेड को वीडियो में थोड़ा आगे ले जाऊंगा। हम स्केल को 100% से बढ़ाकर लगभग 175% तक ले जाएंगे। और फिर पोजीशन के साथ हम बस अपने वीडियो को आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम टेक्सास के झंडे पर झूम कर रहे हैं, तो मैं इसे यहां ऊपर ले आऊंगा ताकि स्केल झंडे की ओर बढ़े। और फिर मैं यहां अपनी टाइमलाइन में झूम करूंगा ताकि अपने की फ्रेम्स को बेहतर तरीके से देख सकूं। ठीक वैसे ही जैसे हमने ऑडियो के साथ किया था, हम यहां वीडियो लेयर पर अपने की फ्रेम्स देख सकते हैं। अब अगर आप यहां देखें और हमारे पहले की फ्रेम को देखें तो यह वास्तव में क्लिप की शुरुआत में नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अपने प्लेहेड को पीछे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि झूम तब तक शुरू नहीं होता जब तक यह पहला की फ्रेम नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह थोड़ा पहले शुरू हो। इसे ठीक करने के लिए हम दोनों की फ्रेम्स के बीच का समय समायोजित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां अगर मैं पहले की फ्रेम को लेकर उसे अपने अंतिम की फ्रेम के बहुत पास ले जाऊं और फिर प्ले दबाऊं तो झूम बहुत तेजी से होगा। लेकिन अगर मैं इसे पूरी तरह से शुरुआत में ले आऊं और फिर इस अंतिम की फ्रेम को पूरी तरह से अंत तक ले जाऊं और फिर क्लिप का प्रीव्यू करूं, पूरे क्लिप के दौरान एक अच्छा धीरे धीरे झूम होता रहेगा। तो आप अपने की फ्रेम्स के बीच की दूरी को भी समायोजित कर सकते हैं ताकि चीजों के समय को बढ़ाया जा सके। अब अगली चीज जो मैं अपनी वीडियो में जोड़ना चाहता हूं वो है कैप्शन। पहले के समय में आपको मैन्युअली टेक्स्ट लेयर्स बनानी पड़ती थीं और अपने सारे कैप्शन खुद लिखने पड़ते थे, लेकिन कैपकट के साथ आप अपनी वीडियो के लिए कैप्शन अपने आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर जाए और कैप्शन पर क्लिक करें। यहां आप अपनी वीडियो की बोली जाने वाली भाषा को समायोजित कर सकते हैं। चाहे आप द्विभाषी कैप्शन चाहते हो, कीवर्ड्स को ऑटो हाईलाइट कर सकते हैं और फिलर शब्दों की पहचान भी कर सकते हैं। कैप्शन जनरेट करने के लिए बस यहां जनरेट पर क्लिक करें और कैपकट आपकी वीडियो के लिए अपने आप कैप्शन जनरेट कर देगा। आइए इसे पूरा होने के लिए एक पल का समय देते हैं
और जैसा कि आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं, यहाँ एक नया ट्रैक है और यहीं पर मेरी वीडियो के सभी कैप्शन होंगे। अब ऑनटो कैप्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रांसक्राइब करते समय इनमें कुछ गलतियां होना तय है। तो अगर कुछ गलत है, जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ, इसमें लिखा है यह दुनिया भर के 17 से अधिक जानवरों का घर है। वो कोई बहुत प्रभावशाली चिड़ियाघर नहीं होगा, इसलिए मैं इसे बदल कर करना चाहता हूँ दुनिया भर के 1700 जानवर। ऐसा करने के लिए मैं अपनी टाइमलाइन में यहाँ टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ बस 17 को बदलकर 8700 कर सकता हूँ। और यहाँ दाईं ओर के इस पैनल में आप अपना फॉन्ट साइज, पैटर्न, आप इसे अपर केस या लोअर केस रखना चाहते हैं या नहीं, रंग, और साथ ही यहाँ कई अलग अलग प्रीसेट स्टाइल्स भी बदल सकते हैं। मुझे फिल्मों वगैरह देखते समय पीले कैप्शन पसंद हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ येलो प्रीसेट चुनूंगा। अगर मैं टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ अलग अलग तरह के एनिमेटेड कैप्शन टेम्पलेट्स भी उपलब्ध हैं। ये टेम्पलेट्स पोर्ट्रेट वीडियो जैसे कि टिकटॉक, शॉर्ट्स और रील्स के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, लेकिन इनके साथ प्रयोग करना भी मजेदार है। अगर मैं बबल पर क्लिक करता हूं तो यहाँ छोटे छोटे बबल टेक्स्ट्स और इफेक्ट्स टैब में अलग अलग इफेक्ट्स भी मिलते हैं। मुझे अपने पीले कैप्शन पसंद हैं, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। आप अपने कैप्शन में एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए एनिमेशन पर क्लिक करें और यहाँ पहले की तरह वीडियो एनिमेशन के साथ हमारे पास इन, आउट, लूप और कैप्शंस के विकल्प हैं। आइए कैप्शंस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध है। तो यहाँ हमारे पास बाउंस आउट, स्प्रिंग, कलर ओवरले और कई तरह के अलग अलग प्रीसेट्स हैं। आप इनसे खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए काम करता है। कभी कभी इनमें कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग पर क्लिक करूं। ये 11700 से अधिक प्रजातियों का घर है। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने पहले 11700 जोड़ा था, तो कभी कभी ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो मैं तय कर रहा हूं कि अपने कैप्शन के लिए कोई एनिमेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह जरूर है कि इसे आजमाना मजेदार हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप अपने वीडियो में कैप्शन जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप अपना खुद का कस्टम टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। ऊपर बाएं कोने में टेक्स्ट पर जाएं। आइए इस पर क्लिक करते हैं और फिर डिफॉल्ट टेक्स्ट को बस यहां अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग और ड्रॉप कर दें और मैं इसे एक नए ट्रैक पर रखूंगा। फिर हम यहां टेक्सास के झंडे के लहराते हुए क्लिप पर जा सकते हैं और हमारे पास इसके ऊपर डिफॉल्ट टेक्स्ट है। अब इस क्लिप में मैं वेको, टेक्सास का जिक्र करता हूं और मुझे लगता है कि स्क्रीन पर एक छोटी सी एनिमेशन दिखाना अच्छा रहेगा जिसमें शहर का नाम दिखे। तो चलिए डिफॉल्ट टेक्स्ट को बदलकर वेको, टेक्सास कर देते हैं और मैं नीचे स्क्रॉल करके यहाँ प्रीसेट स्टाइल्स देखूंगा और हम इस वाले पर क्लिक करेंगे जिसमें बैकग्राउंड में काला टेक्स्ट है। अच्छा है, मुझे इसका लुक पसंद है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा और इसे यहाँ झंडे के बाईं ओर ले आऊंगा। और फिर एनिमेशन में मैं इसमें क्लिक करूंगा और मुझे पॉपअप एनिमेशन पसंद है। मुझे लगता है जब मैं वेको टेक्सास कहूं तो इसका पॉप इन होना काफी अच्छा लगेगा। आइए इसे देख लेते हैं। अच्छा है, वापस चलें, प्रीव्यू देखें। टू वाको टेक्सास में ये रहा। फिर मैं चाहता हूं कि यह बाहर भी एनिमेट हो, तो मैं आउट पर क्लिक करूंगा और अंत में बस एक फेड आउट कर दूंगा। इसे अंदर ले आता हूं ताकि यह अजीब तरह से मेरे चेहरे पर न टिका रहे, बस धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। तो इसके साथ आप अपने वीडियो में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और तरह तरह की एनिमेशन डाल सकते हैं और इस वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे मिलाकर अपने वीडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं और ऊपर से कई शानदार चीजों को एनिमेट कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं कि कैपकट में बेसिक कलर करेक्शन कैसे करें। हम फिर से क्लिप 1 की शुरुआत की ओर जाते हैं और मैं यहां अपनी क्लिप पर क्लिक करूंगा और फिर ऊपर दाईं ओर मैं एडजस्ट पर क्लिक करूंगा और यहां अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मुझे ये सभी अलग अलग कलर करेक्शन सेटिंग्स मिल जाती हैं। मान लीजिए अगर मेरी वाइट बैलेंस सही नहीं थी तो मैं यहां कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता हूं। मैं सैचुरेशन बढ़ा सकता हूं और खुद को पागल जैसा दिखा सकता हूं। मैं एक्सपोजर, कंट्रास्ट और वो सारी सामान्य चीजें भी एडजस्ट कर सकता हूं जो आपको एक कलर कैरेक्टर में मिलती हैं। मैं यहां कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर दूंगा और मान लेते हैं कि मेरी फुटेज थोड़ी ज्यादा ब्राइट है तो हम उसे भी कम कर देंगे। और अब जब आपने यहां अपनी कलर करेक्शन पूरी कर ली है और ये सारी शानदार सेटिंग्स एडजस्ट कर ली हैं, तो हर एक क्लिप को अपनी टाइमलाइन पर जाकर अलग अलग एडजस्ट करने के बजाय बस यहां अप्लाई टू ओनल बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये कलर करेक्शन आपकी टाइमलाइन पर मौजूद हर एक क्लिप पर लागू हो जाएगी। और अगर आप अपनी वीडियो में कुछ शानदार फिल्टर्स जोड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर जाए और फिल्टर्स पर क्लिक करें और फिर यहां साइड में कई अलग अलग टैब्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बैड बनी फिल्टर लगाऊं तो चलिए उसे आजमाते हैं। हम बस इसे अपनी क्लिप पर ड्रैग कर देंगे और फिर यह मेरी फुटेज को एक बहुत ही शानदार स्टाइलिश लुक दे देता है।
इसे हटाने के लिए कंट्रोल Z दबाएं, लेकिन यह आपकी फुटेज को आसानी से कलर करेक्ट करने या एक स्टाइलिश लुक देने का बहुत शानदार तरीका है। एक और मज़ेदार चीज़ जो मुझे कैपकट में करना पसंद है वह है अपनी वीडियो में स्टिकर्स जोड़ना। आप यहाँ ऊपर स्टिकर्स बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। और स्टॉक फुटेज और म्यूजिक लाइब्रेरी की तरह यहाँ भी आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के फ्री स्टिकर्स उपलब्ध हैं। अगर हम अपनी वीडियो के अंत में जाएं, जहां मैं जिराफ के बारे में यह तथ्य बता रहा हूं कि वे एक दिन में केवल 5 से 30 मिनट ही सोते हैं, तो चलिए नींद के लिए एक स्टिकर ढूंढते हैं। अगर मैं किसी स्टिकर पर हॉवर करता हूं तो देख सकता हूं कि वह एनिमेटेड है या नहीं। तो ये वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एनिमेटेड स्टिकर है। मैं इसे बस अपनी कैप्शन ट्रैक के ऊपर ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा और फिर यहां इसे छोटा कर दूंगा। और इस छोटे से हैंडल का इस्तेमाल करके मैं स्टिकर को घुमा सकता हूं और मैं इसे यहां कैप्शन के ऊपर कोने के पास रख दूंगा। और फिर अगर मैं एनिमेशन पर क्लिक करता हूं तो मैं इसे यहां धीरे धीरे दिखा सकता हूं और फिर बाहर जाते समय मैं इसे धीरे धीरे गायब भी कर सकता हूं। मैं इसका अंत वीडियो के साथ ही खत्म होने के लिए एडजस्ट कर दूंगा, फिर एक बार फिर से प्रीव्यू करूंगा। एक दिन में 5 से 30 मिनट की नींद। अच्छा लगा तो हमारे पास एक छोटा सा स्टिकर है जो दिखाई देता है। इससे तथ्य थोड़ा और मजेदार और आकर्षक बन जाता है। और फिर अगर मैं यहां बाईं ओर स्टिकर्स को एक्सपैंड करता हूं तो आप AI जनरेटेड पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहां एक प्रॉम्प्ट के साथ वास्तव में अपने खुद के स्टिकर्स बना सकते हैं। यह कैपकट की एक नई फीचर है जो अभी अभी आई है और यह वाकई बहुत शानदार है। तो अगर आपके लिए कोई स्टिकर उपलब्ध नहीं है जिसे आप सर्च कर सकें, तो आप AI जनरेशन के साथ अपना खुद का स्टिकर बना सकते हैं। AI फीचर्स की बात करें तो कैपकट में आपके इस्तेमाल के लिए बहुत सारे शानदार AI फीचर्स हैं। आइए सबसे पहले छवि संवर्धन टूल की जांच करें। यहाँ मेरी टाइमलाइन में मैं वापस क्लिप 6 पर जाऊंगा, फिर उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ ऊपर वीडियो के तहत उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ एनहांस इमेज है। ये आपको अपने वीडियो की क्वालिटी को आर्टिफिशियली बढ़ाने की सुविधा देता है। मान लीजिए आपने कोई वीडियो लगभग 1080p में शूट किया है। अगर मैं इसे यहाँ एक्सपेंड करता हूं तो मैं एनहेंसमेंट का लेवल बदल सकता हूं। अभी ये अल्ट्रा HD पर सेट है क्योंकि ये 4K में शूट किया गया था, लेकिन अगर आपका वीडियो कम क्वालिटी में शूट हुआ है तो आप उसे आसानी से अपस्केल कर सकते हैं। फिर यहां भी हमारे पास AI का विस्तार है। ये आपके वीडियो के फ्रेम को बड़ा करके एक बड़े एस्पेक्ट रेशियो में फिट कर देता है। AI रिमूव वाकई में बहुत शानदार है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं यहां बैकग्राउंड में मौजूद इन चीजों को हटाना चाहता हूं। मैं इन्हें हाईलाइट करके AI की मदद से बैकग्राउंड से हटा सकता हूं। एक और बहुत बढ़िया फीचर है कि अगर आप लेंस की तरफ देखना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वीडियो के दौरान आप लेंस की तरफ नहीं देख रहे थे, तो आप आई कांटेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और AI की मदद से खुद को लेंस की तरफ देखता हुआ दिखा सकते हैं। रिलाइट भी वाकई में बहुत शानदार है। यह आपको अपने वीडियो की लाइटिंग के हिसाब से उसकी पूरी लुक बदलने की सुविधा देता है। ऑटो रीफ्रेम तब काम आता है जब आप खुद को फ्रेम के ठीक बीच में रखना चाहते हैं। फिर आपको फ्लिकर और मोशन ब्लर को हटाना होगा। और फिर यहां ऊपर अगर मैं रिमूव BG पर क्लिक करता हूं तो आप ऑटो रिमूवल को चेक कर सकते हैं और ये अपने आप आपके वीडियो का बैकग्राउंड हटा देगा, जिससे एक तरह का रोटोस्कोप या ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट बन जाएगा। और फिर यहां मैं अपने पीछे कुछ भी लगा सकता हूं जो मैं चाहता हूं। ये सिर्फ एक फ्रेम के लिए ही नहीं करता। अगर मैं पूरे वीडियो में स्क्रॉल करूं तो ये AI का इस्तेमाल करके मुझे ट्रैक करता है और बैकग्राउंड हटा देता है। और मैंने ये सब सिर्फ एक क्लिक में कर लिया। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसे बंद कर दूंगा और फिर ऊपर दाईं ओर रिटच पर क्लिक करूंगा। और रिटच के साथ आप अपने चेहरे पर मेकअप जोड़ सकते हैं, लगभग एक फिल्टर की तरह। असल में यह आपको सुंदर और आकर्षक दिखाता है। और एक और चीज जो काफी शानदार है, अगर मैं ऊपर दाईं ओर इस तीर पर क्लिक करूं और फिर AI स्टाइलाइज पर क्लिक करूं तो आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स और इफेक्ट्स होते हैं जिनसे आप अपने वीडियो को उदाहरण के लिए एनीमे स्टाइल या कॉमिक बुक जैसा बना सकते हैं। इसका नाम सरियल या डॉल है। आप इन्हें आजमा सकते हैं। ये आपके वीडियो के साथ काफी अजीब और मजेदार चीजें करते हैं। ये उन चीजों में से एक है जिनके साथ प्रयोग करना वाकई मजेदार होता है। अब मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाकर अपना वीडियो सेव करने जा रहा हूं और फिर ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक करूंगा। और अब यहां मेरे पास कुछ वाकई शानदार AI टूल्स तक पहुंच है। मेरे पास एक वीडियो ट्रांसलेटर है। मैं अपने आप एक लंबी वीडियो को शॉर्ट्स में बदल सकता हूं और फिर उन शॉर्ट्स को शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर सकता हूं। मैं एक स्क्रिप्ट को भी AI की मदद से वीडियो में बदल सकता हूं और मेरे पास एक AI इमेज जनरेटर भी है। अगर मैं यहां अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाऊं तो हम वास्तव में AI इमेज जनरेटर को काम करते हुए देख सकते हैं।
आइए बाईं ओर यहाँ AI मीडिया पर क्लिक करें और यहाँ हम एक AI इमेज या AI वीडियो बना सकते हैं। अब जब मैं यहाँ AI इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक प्रॉम्प्ट का उपयोग करके उस इमेज का वर्णन कर सकता हूँ जिसे मैं जनरेट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ रेफरेंस पर क्लिक करके AI के लिए एक रेफरेंस इमेज भी जोड़ सकता हूँ। फिर आप अपना मॉडल चुन सकते हैं और यह आपको उनके बीच का अंतर भी बताता है। तो आप जनरल JAWV 3.0 मॉडल का उपयोग यथार्थवादी उच्च गुणवत्ता वाली इमेज जनरेट करने के लिए करेंगे। और यहां नीचे उदाहरण के लिए general.xl टेक्स्ट पोस्टर के लिए आदर्श है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रॉम्प्ट के अनुसार सही मॉडल चुनें, और फिर आप एस्पेक्ट रेशियो भी चुन सकते हैं, जैसे क्षैतिज वीडियो के लिए 16:9 और पोर्ट्रेट के लिए 9:16। अब आगे चलिए AI वीडियो को देखते हैं जो वाकई में रोमांचक और शानदार है। और यहां आप या तो इमेज से वीडियो या टेक्स्ट से वीडियो कर सकते हैं। टेक्स्ट से वीडियो लगभग वैसा ही है जैसा हमने अभी AI इमेज के लिए देखा। तो चलिए इमेज से वीडियो करते हैं और देखते हैं कि वह कैसा दिखता है। यहां मैं एक इमेज इंपोर्ट कर सकता हूं, तो मैं इंपोर्ट इमेज पर क्लिक करूंगा और फिर मेरे पास यहां एक फाइल है जिसका नाम है AI जनरेशन रेफरेंस इमेज। मैं इसे अपलोड करने के लिए डबल क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां एक प्रॉम्प्ट लिख सकता हूं। मैं टाइप करूंगा, जिराफ के चलने का एक यथार्थवादी वीडियो बनाएं। यह प्राकृतिक दिखना चाहिए और वह बाएं से दाएं चल रहा हो। इसके बाद मैं अपना मॉडल चुन सकता हूं, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था। मैं वीडियो G 3.0 चुनने जा रहा हूं। यह मॉडल उच्च गुणवत्ता में स्थिर मूवमेंट करता है और यथार्थवादी शैली में उत्कृष्ट है, जो कि मुझे चाहिए। फिर यहां कुछ और विकल्प हैं जैसे मोशन स्पीड, मैं इसे सामान्य पर ही रखूंगा। कैमरा कंट्रोल मैं इसे डिफॉल्ट पर सेट करूंगा। ड्यूरेशन चलिए 10 सेकेंड रखते हैं और मैं एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही रखूंगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसे जनरेट करने में मुझे 50 क्रेडिट्स लगेंगे और प्रो प्लान के साथ मेरे पास 150 क्रेडिट्स बचे हैं। तो मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा और हम इंतजार करेंगे कि AI हमारा वीडियो जनरेट करे। अब चलिए अपनी क्लिप को लेते हैं और इसे यहां अंत में लाते हैं। मैं अपने प्लेहेड को लेकर उस जगह पर लाऊंगा जहां मैंने इसे रखा था, और चलिए प्ले करके देखते हैं कि यह क्या बनाकर लाया है। मुझे लगता है कि यह उस संदर्भ छवि के आधार पर काफी अच्छा दिख रहा है जो मैंने इसे दी थी। अभी मेरी टाइमलाइन थोड़ी अजीब है क्योंकि हम प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए थे और उसे बंद कर दिया था। तो अगर मैं यहाँ नीचे दाईं ओर जाऊं तो मैं वास्तव में ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूं ताकि अपनी बाकी टाइमलाइन देख सकूं, जैसे कि मेरा बी रोल ट्रैक और मेरे कैप्शन। और फिर मैं यहाँ अपनी टाइमलाइन में झूम करूंगा और मैं इस AI मीडिया को वहां ले जाऊंगा जहां मेरा बी रोल है। तो इस तरह की चीज के लिए एक बहुत ही शानदार उपयोग का मामला यह है कि मान लीजिए अगर मैंने जिराफ का वीडियो नहीं लिया होता, अगर मैं इसे यहां देखूं तो ये वीडियो मैं अभी बी रोल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने केवल वह संदर्भ छवि ली थी जिसे मैंने पहले अपलोड किया था, तो मैं उस तस्वीर के आधार पर एक वीडियो बना सका। तो अगर मैं चिड़ियाघर में था और मुझे जिराफ की सिर्फ एक तस्वीर मिली तो मैं उसके बारे में बात करते हुए उसे एक वीडियो में बदल सकता था। अब उदाहरण के लिए यहां मैं बस क्लिप 10 को डिलीट कर सकता हूं और फिर अपनी AI मीडिया को यहां लाकर बी रोल की जगह रख सकता हूं, और मैं इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए कोनों को खींचकर फ्रेम में फिट कर दूंगा। फिर मैं वापस जाकर वीडियो का प्रीव्यू देखूंगा। असलियत यह है कि उन्हें दिन में केवल 5 से 30 मिनट की नींद की जरूरत होती है। मेरे लिए यह काफी स्वाभाविक लगता है। मेरा मतलब है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह जाहिर तौर पर AI है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक तस्वीर है तो यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक और जल्दी सी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने हॉरिजॉन्टल वीडियो प्रोजेक्ट को जल्दी से पोर्ट्रेट वीडियो प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं। आजकल हम में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। आइए यहां स्क्रॉल करें और अपनी टाइमलाइन को जूम आउट करें और इस जिराफ वीडियो को देखें। मैं एंड को ड्रैग करके इसे ट्रिम करूंगा ताकि ये मेरे कैप्शन और नैरेशन क्लिप के साथ ही खत्म हो जाए। फिर यहां रेशियो बटन पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये अभी ओरिजिनल पर सेट है जो कि 16:9 है, लेकिन मैं नीचे 9:16 पर क्लिक करूंगा ताकि इसे पोर्ट्रेट में बदल सकूं। और अब मैं सब कुछ सोशल्स के लिए रिसाइज कर सकता हूं, है ना? मैं यहां कोने को ड्रैग करके झूम इन कर सकता हूं और फिर वीडियो को यहां ड्रैग करके जिराफ को सेंटर में ला सकता हूं और अपनी पसंद का फ्रेमिंग पा सकता हूं। और फिर मैं अपनी टाइमलाइन में कैप्शन लेयर पर क्लिक कर सकता हूं और उसे भी स्केल करके ठीक वहीं रख सकता हूं जहां मैं चाहता हूं, अपने स्टिकर और किसी भी अन्य लेयर के साथ। तो अपने वीडियो को पोर्ट्रेट में बदलना बहुत ही आसान है।
हालांकि मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल के लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं Ctrl Z दबाकर अपनी सारी बदलावों को वापस ले लूंगा। अब वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है अपनी टाइमलाइन से झूम आउट करना। और मेरी म्यूजिक ट्रैक बहुत लंबी चल रही है, तो मैं इसे बाकी वीडियो के साथ खत्म करने के लिए यहां तक ड्रैग कर दूंगा और फिर मैं ऊपर दाईं ओर जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। यहां मैं वीडियो का नाम बदल सकता हूं और यह भी चुन सकता हूं कि मेरे कंप्यूटर में यह कहां एक्सपोर्ट होगा। मैं रेजोल्यूशन, बिटरेट, कोडेक, फॉर्मेट और फ्रेम रेट भी बदल सकता हूं और मैं ऑप्टिकल फ्लो भी ऑन कर सकता हूं, जो कि फ्रेम जनरेशन और स्मूदिंग जैसा होता है। यह स्लोमो के लिए वाकई बहुत अच्छा है। मैं उसे इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह काफी कूल है। आप एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को किसी स्पेस के साथ सिंक कर सकते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो मैं ऑडियो सेटिंग्स, जिफ, कैप्शन और ये भी बदल सकता हूं कि मुझे कॉपीराइट चेक करना है या नहीं। यहां नीचे दाईं ओर एक्सपोर्ट पर क्लिक करने से पहले मैं यहां एडिट कवर नामक बटन पर क्लिक कर सकता हूं और स्लाइडर का उपयोग करके अपने वीडियो में से कोई फ्रेम चुन सकता हूं। मान लीजिए शायद ये वाला फ्रेम। फिर मैं एडिट पर क्लिक करता हूं और ये लगभग कैनवा या फोटोशॉप के एक छोटे संस्करण की तरह खुल जाता है और मैं कैपकट में ही सीधे थंबनेल डिजाइन कर सकता हूं। एक्सपोर्ट करने से पहले बाईं ओर आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स डिजाइन होते हैं। आप चीजें अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट, शेप्स, स्टिकर्स, अलग अलग फ्रेम्स, एक कोलाज या यहां तक कि ब्रांड किट भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट यहां काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरी फोटो को इस छोटे से सर्कल में जोड़ देगा। इसमें मेरे लिए कुछ अलग अलग टेक्स्ट हैं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। तो मैं इसे बदलकर जू व्लॉग लिख सकता हूं और फिर टेक्स्ट को बदलकर विथ केलब कर सकता हूं और यहां से गेट वाला टेक्स्ट हटा दूंगा। तो हो गया, हमारे पास जू व्लॉग विथ केलब तैयार है। और फिर अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूं तो ये मेरी खूबसूरत थंबनेल को सेव कर देगा और मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकता हूं। और जब मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करूंगा तो ये वीडियो और वह थंबनेल दोनों को एक्सपोर्ट करेगा जो मैंने डिजाइन की है। तो चलिए यहां एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं और ये एक्सपोर्ट प्रक्रिया को पूरा करेगा। ठीक है, आज हम यहां वेको के कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं और हो गया, अब हमारा वीडियो तैयार है। हम इसे सीधे टिकटॉक और यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं और ये अपने आप हमारे वीडियो के लिए टिकटॉक वीडियो साइज भी जनरेट कर देगा। ठीक है, आज हम यहाँ वेको टेक्सास के कैमरून पार्क चिड़ियाघर में हैं। ये 1993 से यहाँ है। ये काफी अच्छा है कि ये ऐसा करता है। ये जाहिर है कि इसमें कभी कभी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यह AI आपके फुटेज को देखकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि किसे केंद्र में रखना है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप खुद ही यह काम करें। मैं यहाँ कैंसिल पर क्लिक करूंगा और हमारे वीडियो को देखकर हमारे पास कैलिप के चिड़ियाघर के दिन की एक शानदार कृति है। मुझे सच में उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कैपकट के बारे में वह सब कुछ सिखा दिया है जो आप जानना चाहते थे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके कैपकट के लिए साइन अप करना ना भूलें। और अगर आप कैपकट की सभी AI सुविधाओं, टेम्पलेट्स, एसेट्स और बहुत कुछ का एक्सेस चाहते हैं तो कैपकट प्रो में अपग्रेड करना सुनिश्चित करें। उम्मीद वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में मिलूंगा।